गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज में। जो आज हमारी बातचीत हो रही है वो बात हो रही है फिडई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन पर हमारी चर्चा होगी। और ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट जिसको हम ARR बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, इससे हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आसान सा टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेक्स मार्केट में आप इसको देखते हैं, क्या होता है आपका ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट, इस पर हमारी बातचीत होगी। फिडई पर क्या चर्चा होनी, ये चर्चा का हमारा हिस्सा बनेगा। क्या होता है फिडई? 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कल हम लोगों ने, देखिए ध्यान से समझिएगा, कल हम लोगों ने पिछली मुलाकात में जो बातचीत की थी वो की थी फिम्डा पर। क्लियर है? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, फिम्डा 4 मई 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। फिम्डा के फंक्शन की बात की थी। लगभग लगभग फिडई का वही फंक्शन है जो फिम्डा परफॉर्म करता है, लेकिन फिडई या इस एसोसिएशन में जो मेंबर्स होते हैं वो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं। जो भी ऑथोराइज डीलर्स हैं, जैसे अगर कोई बैंक है ऑथोराइज डीलर के रूप में काम कर रहा है तो वो फिडई का मेंबर होगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो फिम्डा जो डेरिवेटिव मार्केट के लिए, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए जो फंक्शन परफॉर्म करता है उस बाजार में, वही फिडई परफॉर्म करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। क्लियर है? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डीलर्स हैं, जो ऑथोराइज डीलर्स हैं, वो इसके मेंबर्स होंगे, उनके लिए वही सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है। अब क्या है, एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। उसके पहले बाबू, ये क्लास आपके लिए रन की जा रही है आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर मेरी आपसे बातचीत होती है, ऐसे ही सारे ही सब्जेक्ट पर ये क्लासेस आपके लिए रन की जा रही है। चारों ही सब्जेक्ट पर संबंधित जितने भी टीचर्स हैं वो आपको एक एक करके पूरा टॉपिक, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिलेबस के अंदर, उसको एक एक करके कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल A, B, C, D के भी कई सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी क्लासेस आपको इस चैनल के लाइव सेक्शन में, अगर लाइव सेक्शन में कोई क्लास नहीं दिख रही है तो आप उसे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको क्लास दिख जाएगी। क्लियर है गुरु इतनी बात? चलिए अब एक एक करके इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फिडई की बात करते हैं। कभी स्टैब्लिश किया गया? 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? एक एक करके ध्यान से समझिएगा। फिडई यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एसोसिएशन है किसका? जो फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स हैं। अब देखिए, भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है फेमा अधिनियम से। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का अधिनियम है, 2000 में लागू हुआ था, लेकिन अधिनियम 1999 का है। फेमा एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फेमा अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में ऑथोराइज्ड पर्सन की बात की गई है। और सबसे आपके फेमा अधिनियम के ही सेक्शन डी में भी आपको ऑथोराइज डीलर की चर्चा मिलेगी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, सेक्शन डी, ये दोनों ऑथोराइज पर्सन ऑथोराइज डीलर से संबंधित है। सामान्य भाषा में अगर हम ऑथोराइज पर्सन की बात करें या ऑथोराइज डीलर्स की बात करें तो ये वो लोग हैं जिसको आरबीआई ने ऑथोराइज किया है फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, यानी फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी को बेचने खरीदने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, उनको आरबीआई ऑथोराइज करता है और वही ऑथोराइज्ड डीलर कहलाते हैं। तो जो भी ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो बैंक हो, वो कोई फॉरेन बैंक हो, जो भी ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, आरबीआई से जो ऑथोराइज्ड हैं, वो इस एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? देखिए, the banks which are officially authorized by the RBI to deal in foreign exchange transaction, ऐसे बैंक्स जो आरबीआई की तरफ से ऑथोराइज्ड हैं ऑफिशियली क्या करने के लिए? फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, जिनको हम ऑथोराइज्ड डीलर कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर। ये जो फिडई है ये उन्हीं ऑथोराइज्ड डीलर का एक एसोसिएशन है। जबकि फिम्डा क्या था? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन क्या था भैया? वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बैंकों का समूह था, एसोसिएशन था, जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं और डेरिवेटिव्स में डील करते हैं। जबकि ये जो भी ऑथराइज्ड डीलर फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, ये उनका एसोसिएशन है। फिडई कोई, आपको ध्यान रखना है, कोई ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिडई को कोई अधिनियम पारित करके स्टैब्लिश नहीं किया गया था। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है और कहीं ना कहीं फिम्डा की तरह एक मीडिएटर के रूप में भी काम करता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। फिडई इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी दैट इवॉल्व वेरियस रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, लाइक रूल्स रिगार्डिंग ट्रेडिंग आवर्स, ट्रांजिट पीरियड क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, फॉरवर्ड कवर्स, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। क्लियर है? तो 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है? अब एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। फंक्शन क्या है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, ये वही लगभग लगभग फंक्शन अपने एसोसिएशन में मेंबर्स के लिए परफॉर्म करता है, इस मार्केट के लिए परफॉर्म करता है जो फिम्डा करता था अपने बाजार, अपने मेंबर्स के लिए। क्या क्या करता है फिडई? सबसे पहला तो ये एक
मीडिएटर के रूप में काम करता है। ये कोई रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं, ऐसा नहीं कि आरबीआई की जगह पर ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे इनके जो एसोसिएशन में, इसके जो मेंबर्स हैं, इस एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं यानी जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, उनको अगर उनमें कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम, उनकी कोई चर्चा सरकार के साथ या आरबीआई के साथ होनी है तो मीडिएटर का काम करता है ये। इसके अलावा इस बाजार के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करवाना, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करवाना ये काम करता है। रेट्स को, वर्किंग आवर कितने होंगे, मतलब जो ट्रांजैक्शन आवर्स हैं उनको फिक्स करवाना इसका काम है। जो ऑथराइज पर्सन हैं, जो ऑथराइज डीलर्स हैं, उनके जो पर्सोनल होते हैं, उन पर्सोनल को इससे संबंधित ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाना भी फिम्डा, इसका फिडेई का ही काम है। तो लगभग लगभग ये वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो आपका फिम्डा करता था। एक एक करके इसके फंक्शन को देखते चलिएगा। फिडेई हैज नंबर ऑफ फंक्शन विच आर एज फॉलोज: इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को जो है हैंडल करने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस इशू करवाता है। जो भी बैंक हैं, बैंक के पर्सोनल हैं, उनको ट्रेनिंग देना फॉरेन एक्सचेंज के एरिया में, उनका डेवलपमेंट करना फॉरेन एक्सचेंज के एरिया में, ये काम करता है। फॉरेक्स जो ब्रोकर्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं, उनका एक्रेडिटेशन करना। इसके साथ साथ जो मेंबर्स बैंक्स हैं उनको एडवाइस करना, सरकार को भी एडवाइजरी प्रोवाइड करता है ये, आरबीआई को भी कई सारे मामलों में एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटिंग इश्यूज मैटर्स इन देयर डीलिंग्स, रिप्रेजेंटिंग मेंबर बैंक्स ऑन गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बॉडीज। जो पीछे मैंने आपसे कहा कि एक मीडिएटर की तरह भी काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अपने इनके मेंबर्स की कोई चर्चा है, कोई बातचीत है, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष रखना है, तो एक मीडिएटर के रूप में भी ये काम करता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? इसके अलावा ये कई सारे रेट जो है अनाउंस करता है पीरियोडिकली। मेंबर्स बैंक के जो रेट्स हैं उनको अनाउंस करने का भी काम करता है फिडेई। तो फिडेई बेसिकली क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, रूल्स नॉर्म्स अप्लाई होते रहे, कंप्लायंसेस के साथ वो काम करता रहे। साथ ही साथ अगर इसमें कोई नई चीज आ रही है तो इससे संबंधित ट्रेनिंग वगैरह भी बैंक के ऑथराइज्ड डीलर्स के जो पर्सोनल हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाए। तो ये जो मुद्दा है भैया, ये आपका फिडेई का है। अब फिडेई के बाद जो दूसरी हमें चर्चा करनी है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है आपके लिए ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। क्या होता है ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट? इसके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसको कहा जाता है लिबोर। क्लियर है? क्या है भैया लिबोर? किसको कहते हैं? इसका पूरा नाम है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। कई कई जगह इसे ऑफर्ड रेट भी लिखा जाता है, तो अब भी लिख लें ऑफर्ड रेट, जिसको हम हिंदी भाषा, इसको हम कहते हैं लिबोर, हिंदी भाषा का, जिसको क्या कहा जाता है भैया? लिबोर। लिबोर क्या होता है ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक से, जो इस देश का नहीं बल्कि किसी दूसरे देश का है, यानी अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ कोई ऋण लेता है या ट्रांजैक्शन करता है, ऋण जैसा ट्रांजैक्शन करता है, उसमें जो रेट इंप्लीमेंट किया जाता है वो लिबोर कहलाता है। क्लियर? जैसे अगर भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर यूएसए के किसी बैंक से ऋण लेने जा रहा है, तो इस ऋण पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा वो कहलाता है लिबोर। क्लियर है इतनी बात? लिबोर कितना है ये लंदन के मार्केट में, अब तो खैर लिबोर नहीं यूज किया जा रहा है, इसी की जगह पर अल्टरनेट रेफरेंस रेट आया है। ये लंदन मार्केट में सुबह 11 बजे जो है पब्लिश कर दिया जाता था। क्लियर हो गई इतनी बात? एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। लिबोर कई सारी समस्याएं थी, लिबोर में मैनिपुलेशन की समस्या थी, फिर क्राइसिस भी आई, सब प्राइम क्राइसिस, उसमें भी इसका बड़ा रूल निकल के आया, तो लिबोर को बंद कर दिया गया। लिबोर अब इस्तेमाल नहीं होता है, 2014 के बाद से ये फेज आउट कर दिया गया है, फेज मैनर में इसको बंद कर दिया गया है। तो फिर से इस बात को समझें। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर यूएस के किसी बैंक से, यूके के किसी बैंक से कोई ऋण लेना चाहता है, ओवरनाइट लेना चाहता है, या एक वीक के लिए लेना चाहता है, या वो एक महीने के लिए लेना चाहता है, तो उस ऋण पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा वो लगेगा लिबोर। अब कोई भी बैंक जैसे अगर यूएसए दे रही है तो कितने पर लोन देगी? ये देगी लिबोर, जो भी उस दिन का लिबोर होगा। क्लियर है? अब लिबोर जो है वो 7 रेट में पब्लिश किया जाता था। लिबोर कितने रेट्स में आता था? 1 वीक के लिए, क्लियर है, 1 मंथ नहीं, पहला था ओवरनाइट के लिए, एक रात का भी होता था, ये ओवरनाइट के लिए भी आता था, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 और 12 मंथ्स के लिए। क्लियर होती बात भैया?
तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इन 7 रेट्स में लिबोर को अनाउंस किया जाता था और ये 5 करेंसीज में अनाउंस होती थी। यूएस डॉलर, स्टर्लिंग पाउंड, जापानीज येन, डॉलर, येन, यूरो और ब्रिटिश यूरो, और साथ ही साथ ये स्विस फ्रैंक में भी पब्लिश किया जाता था। यानी हर एक करेंसी में ये 7 रेट पब्लिश किए जाते थे। 5 करेंसीज थी, हर एक करेंसी में 7, 5 सते कितना होता है भैया 35, 35 प्रकार के रेट्स पब्लिश होते थे। सुबह 11 बजे लंदन मार्केट में पब्लिश कर दिया जाता था। मैं सारी बात को फिर से दोहरा रहा हूं। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूएस के किसी बैंक से या यूके के किसी बैंक से ऋण लेना चाहता है, एक नाइट रात का, 24 घंटे का, मतलब एक वीक का या एक मंथ का, तो वो जिस रेट पर लेगा वो रेट लगेगा लिबोर। अब 1 वीक का अगर ले रहा है तो 1 वीक का जो लिबोर अनाउंस हुआ है वो लगेगा, और डॉलर में अगर वो लेना चाहता है तो डॉलर में 1 वीक का जो अनाउंस हुआ है वो लगेगा, या अगर एक मंथ का लेना चाहता है तो डॉलर में जो 1 मंथ का लिबोर अनाउंस किया गया है वो लगेगा। तो यूएसए इसको लिबोर प्लस स्प्रेड पर देगा। किस पर देगा? प्लस स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? बैंकों का अपना फायदा होता है। जैसे मान लेते हैं कि उस दिन एक रात के लिए यानी 24 घंटे के लिए जो लिबोर अनाउंस किया गया था वो मान लेते हैं 6% अनाउंस हुआ था, और यूएस कह रहा है कि इस पर हम 1% का लाभ लेंगे, यानी एसबीआई को 7% पर ये ऋण मिल गया। ठीक है, ये है लिबोर। अब लिबोर कैसे फिक्स होता था? तो लिबोर तब इस्तेमाल होता था जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, दो बैंक आपस में ट्रांजेक्शन्स करते थे और उस ट्रांजैक्शन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता था वो लगता था लिबोर। लिबोर 7 प्रकार से अनाउंस होता था, एक रात का, एक वीक का, एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, इस तरीके से अनाउंस किया जाता था। 5 करेंसीज में, यूएस डॉलर, येन, जापानीज येन, यूरो, स्टर्लिंग पाउंड जो ब्रिटेन में चलता है, और इसके अलावा आपका स्विस फ्रैंक में इसको अनाउंस किया जाता था। अब ये कैसे तय होता था? लिबोर तय किया जाता था दुनिया के जो 18 टॉप बैंक होते हैं, ध्यान से समझिएगा, दुनिया के जो 18 टॉप बैंक्स थे उनसे उनका रेट पूछा जाता था कि साहब अगर आपको ऋण बांटना है तो आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आज लगाएंगे। अब जैसे मान लेते किसी ने कहा हम 3% पर देंगे, किसी ने कहा हम 4% पर देंगे, किसी ने 6% पर हम देंगे, किसी ने कहा हम तो भैया 12% पर देंगे, किसी ने कहा कि हम 10% पर ही दे देंगे, किसी ने कहा हम 13% पर देंगे। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम होता था उसको निकाल दिया जाता था। सबसे मिनिमम ये है और सबसे मैक्सिमम ये है, इसको हटा दिया गया। अब जो इस तरह 18 बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था, अब इन दो को निकाल दिया तो बचा कितना? 16 बैंक्स बचे। उन 16 बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का एवरेज लिया जाता था। क्लियर है? जैसे मैंने तो यहां अभी आपके सामने 6 रखे हैं, ऐसे 18 बैंकों का निकाला जाता था कि यदि आप लोन बांटेंगे तो कितने परसेंट में बांटेंगे। उनमें से जिसका सबसे कम था और जिसका सबसे ज्यादा था इसको यहां से एलिमिनेट कर दिया गया। बाकी जो 16 बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा उसका एवरेज निकाला जाता था और वही तय होता था लिबोर के रूप में। क्लियर? और ये लिबोर इस वैलिडिटी में लाया जाता था। क्या इतनी बात क्लियर है भैया? यहां तक की कोई चर्चा दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्लियर है? लेकिन अब ये व्यवस्था 2014 तक थी, लेकिन 2014 में कई सारे ऐसे हैं मामले निकल के आए लिबोर को लेके जिसमें समस्या आई। क्या क्या मामले निकल के आए? सबसे पहला मामला तो यही निकल के आया, ये जो बैंक थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कई तरीके का मैनिपुलेशन करते थे। जैसे जब क्योंकि इन्हीं के रेट पर लिबोर तय हो रहा है तो जब इनको ऋण लेना होता था तो ये अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते थे जिससे एवरेज कम निकल के आता था, और जब इनको खुद ऋण देना होता था तो ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते थे जिससे एवरेज ज्यादा निकल के आता था और ये मैनिपुलेशन देखने को मिलता था। और इससे इन्होंने ट्रिलियंस में रुपया कमाया है भैया। इन बैंकों ने, जो 18 बैंक इसमें शामिल थे, इसमें इन्होंने ट्रिलियंस में पैसा कमाया। तो ये मैनिपुलेशन, ये भ्रष्टाचार निकल के आया और 2014 के बाद से ये लिबोर समाप्त किया गया। अब जब लिबोर समाप्त हो गया तो इसकी जगह पर आया ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। क्लियर है? इसकी जगह पर एक ऑल्टरनेट रेट आया, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट जिसको हम कहते हैं, जो अभी हम देखेंगे कौन से देश पे कौन सा रेफरेंस रेट लगता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलो, यहां तक की सारी चर्चा क्लियर है। तो कैसे तय होता था, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आता था, ये सारी बातें हैं बाबू। यहां पर देखो, एन ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट that replaces older interbank offered rate like LIBOR, London interbank offer rate जिसको हम कहते हैं, which were phased out, एक साथ नहीं आउट किया गया था, phased out किया गया था, phased manner में आउट किया गया, due to manipulation scandal and lack of underlying transaction date। क्या क्या समस्या थी? एक तो मैनिपुलेशन में बहुत वल्नरेबिलिटी थी लिबोर में, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, ये इंटरबैंक अनसिक्योर्ड लेंडिंग वॉल्यूम हैड डिक्लाइंड एंड इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू मार्केट कंडीशन। ये बहुत बड़ी समस्या थी, ट्रू मार्केट कंडीशन को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता था।
क्लियर है? क्योंकि ये जो भी बैंकों ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया था उसका ही एक एवरेज निकाला जाता था। जो मार्केट कंडीशन है किस हिसाब से, क्योंकि अनसिक्योर्ड था तो सिक्योरिटीज किस रेट में बिक रही उसको ये कंसीडर नहीं कर रहा है। तो जो मार्केट वास्तव में मार्केट कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने आप को, ये उस चीज को नहीं कंसीडर कर रहा था। उन्हीं का एवरेज निकाला जाता था, उसी के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता था। अब इसको रिप्लेस करके ये आपके सामने रेफरेंस रेट लाए गए। इन रेफरेंस रेट को ध्यान से देखिएगा और इनसे क्वेश्चन बनते बहुत आसान है, लेकिन बनते जरूर है। बस आपसे अभी तक जेआईबी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि जैसे एसओएफआर है या सोनिया है, सोनिया बहुत बार पूछा गया है भैया, हर साल पूछा जाता है, या ईएसटीआर है या सैरोन है या टोनार है, ये या तो किस देश के लिए है या तो ये किस करेंसी में। जैसे अगर आप डॉलर में लोन लेना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप डॉलर में ऋण लेना चाहते इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में यदि डॉलर में ऋण लेना है तो वहां पर क्या लगेगा, अगर आप यूरो में ऋण लेना चाहते हो तो वहां पर क्या लगेगा, सिक्योर्ड क्या है अनसिक्योर्ड क्या है, ये आपको देखना है। देखिए यूएसए में क्या लगता है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, क्लियर, क्या ये सिक्योर्ड है, यस। टेन्योर कितना होता है, ओवरनाइट होता है। काउंटर पार्टीज कौन कौन सी हैं, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, तो बैंक्स एंड नॉन बैंक्स दोनों इसमें शामिल होते हैं। स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट सोनिया, ये आपका कहां लगता है, यूके में। आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि यूके में स्टर्लिंग पाउंड लगता है, तो जैसे स्टर्लिंग शब्द आ गया वहां पर आपको कंट्री पहचान लेनी है, क्या यूके में, अनसिक्योर्ड है, ओवरनाइट है, बैंक्स और नॉन बैंक्स इसमें दोनों शामिल हो जाते हैं। यूरो शॉर्ट टर्म रेट है ना, ईएसटीआर, यूरो यूरोपियन यूनियन में लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सारी चीजें यहां पर लिखें। स्विट्जरलैंड में स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट सैरोन जिसको हम कहते हैं, तो ये इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एस से लेकर, क्लियर है। ये स्विस एवरेज है, स्विस फ्रैंक पर है। जापान का है टोनार, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट टोनार, इसको आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो ये आपको यहां पर कुल मिला के 5 अल्टरनेट रेफरेंस रेट दिखाई दे रहे हैं। इन पर अगर आप इन करेंसीज में ऋण लेना चाहते हैं, उन देशों के साथ अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको उन्हीं करेंसीज में इन रेफरेंस रेट का उपयोग करके ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये फेज मैनर में रिप्लेस करते हैं लिबोर को। उम्मीद है ये बात एकदम से समझ में आ गई होगी। तो लिबोर का ये वाला जो पेज मैंने आपको बताया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि लिबोर कैसे तय होता था, लिबोर में प्रॉब्लम्स क्या थी। लिबोर 18 टॉप बैंक्स के एवरेज लेके तय किया जाता था। 2014 के बाद से इसको फेज्ड आउट मैनर में एलिमिनेट किया गया, और ये जो 5 आपको रेफरेंस रेट मिल रहे हैं इनको एक बार आप देख लीजिए भैया। इनका बस बहुत पूछा जाता है, तो या तो करेंसी पूछी जाती है या तो पूछा जाता है किन देशों में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ पर। तो ये 2 चीजें थी जिन्हें आज हमें डिस्कस करना था। मेरी कोशिश ये है कि किताबी भाषा में आपसे ना बात करके बिल्कुल आसान भाषा में आपसे चर्चा की जाए, और उम्मीद है ये बात आप तक एकदम पहुंच रही होगी। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। इसके अलावा आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए ये है कि आपके लिए नया एमसीक्यू बैच जेआईबी का लॉन्च कर दिया गया है। एमसीक्यू के थ्रू हम उसमें पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी है 24 फरवरी से, और महापैक अगर आप लेते हैं तो वो एमसीक्यू बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे बैच जो आने वाले बैचेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ये एमसीक्यू बैच है, ठीक है जी, इतनी बात। और अगर आप इसको इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं तो 1999 का ये बैच है। इससे बेहतर आप महापैक ले सकते हैं। महापैक में आपको हमारे सारे रनिंग बैचेस का 6 मंथ का महापैक आपको केवल 2799 मिल जाएगा। सारे रनिंग बैचेस जो 15 से ज्यादा उनका एक्सेस, जितने भी पेड बैचेस आने वाले दिनों में आएंगे उन सबका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिलता है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके या टेलीग्राम पर सर्च करके आशीष सर जेआईबी साहब एग्जाम, इन दोनों ही माध्यमों से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप पर आपके साथ चर्चा के लिए लगातार बना रहता हूं। आपके सारे सवालों का जवाब इस ग्रुप पर दिया जाता है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। नेक्स्ट जो आपसे मुलाकात होगी इसके अगले हिस्से पर हमारी बातचीत होगी। ये रेगुलर चलती है क्लासेस, और अभी जो क्लासेस चल रही है यह सारी की सारी क्लासेस आपको वीडियो सेक्शन में आराम से मिल जाएंगी। आज जो हमारी बातचीत हुई है वो फेडई पर हुई है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1958 में स्टैब्लिश किया गया। कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पर इसको देखा जाता है, लेकिन ये कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है आरबीआई के तहत, ये ध्यान रखिएगा, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर होगी इतनी बात। फिर हमने बात की अल्टरनेट रेफरेंस रेट पर, कहां पर कौन से अल्टरनेट रेफरेंस रेट यूज किए जाते हैं, क्यों लिबोर को हटाया गया, लिबोर कैसे तय होता था, ये सारी चर्चा आज हम लोगों ने कर ली। तो आज के लिए फिर इतनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।